हेलो दोस्तों। अगर आप घर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो उसके लिए जो चीज़ सबसे पहले ज़रूरत है वो है पैसों की बंदोबस्त। पैसों का बंदोबस्त करने के समय आप सोच रहे होंगे कि अगर मैं घर खरीदूं और ये अगर मैं होम लोन से खरीदूं तो मैं कितना ईएमआई अपने सैलरी का पे कर पाऊंगा, कितने टेन्योर के लिए मैं ले पाऊंगा, मैं कितना समर्थ हूँ कि कितना मुझे लोन मिलेगा बैंक के तरफ से, मेरा सिबिल स्कोर क्या है जिसके ऊपर बैंक कितना मुझे लोन देगा, किस इंटरेस्ट रेट में लोन देगा, वो मैं समझ पाऊंगा। तो और अगर आपकी सैलरी थोड़ी कम है तो ये वीडियो आपके लिए है दोस्तों। अगर आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स में कोई भी घर खरीदने के बारे में सोच रहा है, किसी का भी सैलरी कम है, वो पहले पहले जॉब में वो जो गया है, ठीक है ना, तो आप ये वीडियो उसके साथ शेयर कर दीजिए, उसकी बहुत मदद हो जाएगी दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं चाहती हूँ कि आप सब अपनी आंखें बंद करो और इमेजिन करो कि आपका एक घर है और वो घर आप इमेजिन करो कि आप क्यों लेना चाहते हैं। ठीक है। मान लीजिए कि आप रेंटल जो घर है वहां पे रहते हैं, किसी के घर में रेंट पे रहते हैं और आपको उस घर में कोई फ्रीडम नहीं है, मतलब आप वहां पे कोई कील नहीं ठोक सकते, ठीक है ना, कोई कर्टेन का कुछ नहीं लगा पाते, एसी एक ही रूम पे लगा पाते, दूसरे रूम पे नहीं लगा सकते, ठीक है ना। तो ये सब प्रॉब्लम आपको रेंटल होम में हो सकता है, तो इसलिए आप एक घर खरीदना चाहते हैं। दूसरा हो सकता है कि आप अपने लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं दोस्तों, आप अपने पेरेंट्स को एक गुड लाइफस्टाइल देना चाहते हैं। आपके पेरेंट्स ने आपकी परवरिश के लिए बहुत ज़्यादा अपने लाइफस्टाइल के साथ मान लीजिए कॉम्प्रोमाइज़ किया, अब आप एस्टेब्लिश होने के बाद चाहते हैं कि वो अपने लाइफस्टाइल के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, तो आप उनको एक घर गिफ्ट कर सकते हैं। और एक हो सकता है दोस्तों, आप अपने शादी के बाद आप दूसरा एक सेटअप में आप रहना चाहते हैं, क्योंकि मान लीजिए आप और आपके पार्टनर का जो टाइमिंग है वो आपके फैमिली मेंबर के दूसरे लोगों के साथ मैच नहीं करेगा और बाद में जाके क्लैश लग सकता है, इसलिए आप ये सोचते होंगे। ठीक है। दूसरा और हो सकता है दोस्तों कि आप एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं, ठीक है, और आपको वो प्राइवेसी, वो मान लीजिए कि एक कॉमन टॉयलेट का प्रॉब्लम हो सकता है, वो एक कॉमन किचन का प्रॉब्लम हो सकता है, वो हो सकता है कि आप कुछ पढ़ाई कर रहे हो और आपको थोड़ा सा पीसफुल एनवायरनमेंट चाहिए, वो आपको नहीं मिलता है, तो आप एक घर के बारे में सोच सकते हो कि वहां पे जाके आप अपने तरह थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें और फिर आके आप जो भी अपने जॉइंट फैमिली में रहते हैं वहां पे आप रह सके। ठीक है ना। और एक हो सकता है दोस्तों, आप चाहते हैं कि फ्यूचर के लिए आप इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि प्रॉपर्टी प्राइसेस जो रेट में इंक्रीज हो रहा है, बाद में जाके पता नहीं आप खरीद पाएंगे या नहीं पाएंगे, तो इसलिए आप एक प्रॉपर्टी लेना चाहते हो। और एक होता है दोस्तों कि अगर आप सोचे कि ये प्रॉपर्टी में मैं अगर इतना इन्वेस्ट करूं, बाद में जाके मैं यहाँ से एक रेंटल इनकम जनरेट कर पाऊंगा, तो आप उस हिसाब से भी कोई प्रॉपर्टी ले सकते हैं। तो प्रॉपर्टी लेने के लिए आपको कुछ पैसों की जरूरत पड़ेगी, जो आपका इनिशियल कॉस्ट है, और बाद जो रेस्ट अमाउंट है वो आप क्या करेंगे, एक बैंक में आप अप्लाई करेंगे लोन के लिए। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं कि उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है, कि आपको क्या क्या मतलब जो इनिशियल अमाउंट है वो आपको किस तरीके से सोचना है, आपको ईएमआई का ईएमआई जो आप मंथली स्पेंड करेंगे, कितने सालों के लिए लोन लेंगे, ये स्टेप बाय स्टेप आपको किस तरीके से सोचना है अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए। तो दोस्तों, अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको घर लेना है और क्यों लेना है, तो अब आपको सोचना है कि हर महीने आप कितना अमाउंट पे कर पाएंगे ईएमआई की, क्योंकि आपको घर लेने के लिए होम लोन लेना पड़ेगा और होम लोन लेने के बाद आप हर महीने आपके सैलरी का एक परसेंटेज या एक हिस्सा आपको होम लोन में देना पड़ेगा, है ना। तो अपने सैलरी का या आपका जो टोटल इनकम है उसका 20% आपको होम लोन या किसी भी तरह के लोन में देना चाहिए। आप अगर मेरे पिछला वीडियो देखे हैं सैलरी के बारे में कि अपने सैलरी को कैसे इन्वेस्ट करना है, तो आपको ये समझ में आएगा। लेकिन अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप एक बार देख लीजिए और उसके बाद आप एक चीज सोचिए कि अगर घर ही खरीदना आपके पास
टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है, तो घर के पीछे ही आप जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना आपका लाइफस्टाइल स्टेबल होगा, है ना। तो आप 50% तक अपना जो सैलरी है या आपकी जो आमदनी है उसका 50% आप ईएमआई में दे सकते हैं। तो मान लीजिए आपका सैलरी 30,000 है, ठीक है, 30,000 रुपये पर मंथ है, तो 30,000 रुपए का 50% कितना होता है, 15,000 रुपए। तो 15,000 रुपए आप अपने ईएमआई में दे पाएंगे, ठीक है। 15,000 रुपए से ज्यादा आप ईएमआई मत लीजिए, वरना आपको परेशानी हो जाएगी दोस्तों। तो आपके सैलरी के 20 से 50% आप अपने ईएमआई में दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों अब आपको सोचना है कि कितने सालों तक आप ईएमआई पे कर सकते हैं। देखिए मैंने 30,000 रुपये महीना आपको बोला है कि आपकी सैलरी, तो ये 30,000 रुपये आपकी लाइफ टाइम तक आपकी सैलरी नहीं रहने वाली, ये आपका इंक्रीज होगा थोड़ा थोड़ा करके, है ना, क्योंकि आपको कहीं प्रमोशन मिलेगा, कहीं पे हाइक मिलेगा, तो आपका सैलरी धीरे धीरे इंक्रीज होगा। तो आपको सोचना है कि कितने साल तक आप अपना ये लोन चला पाएंगे। मान लीजिए दोस्तों कि आप 25 ईयर्स के हैं, तो 25 ईयर्स में आप होम लोन लेते हैं, और आप रिटायरमेंट एज तो 60 ईयर्स होता है, लेकिन आप मान के चलिए कि 50 ईयर्स सेफ साइड। तो 50 ईयर्स में आप चाहते हैं कि आपका जो होम लोन है वो खत्म हो जाए, है ना। तो आपका लोन का टेन्योर कितना होगा, 50 माइनस 25, यानी कि 25 साल तक आप अपना जो लोन है वो आप चलाना चाहेंगे, ठीक है। ये मैं मैक्सिमम ले रही हूँ दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इसके पहले ही आप होम लोन खत्म कर देना चाहते हैं, आपका जो बैंक को पे ऑफ कर देना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो मैंने ये सेफ साइड में और एक एग्जांपल के तौर पे लिया है कि 25 ईयर्स एक एग्जाम्पल है कि आप इतना साल तक लोन चला पाएंगे, ठीक है। तो अब आपको सोचना है कि आपका जो लोन कैपेसिटी है वो कितना है, ठीक है। तो ये एक सिबिल स्कोर के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना आपको जो लोन दिया जा रहा है बैंक की तरफ से वो आप कितना बैंक को लौटाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों एक बात आपको मैं बताती हूँ। आप जब लोन के लिए अप्लाई करेंगे बैंक में, तो बैंक आपको घर का जो अमाउंट है, जो घर का प्राइस है, वो पूरा प्राइस लोन के तौर पे नहीं देगा। वो क्या करेगा, वो आपको बोलेगा कि आप एक डाउन पेमेंट कीजिए। और डाउन पेमेंट कितना है, डाउन पेमेंट होता है होम जो वैल्यू है। मान लीजिए कि आप 20 लाख का घर ले रहे हैं, 20 लाख का 20% वो बोलेगा, 20% के आसपास, कि आप पहले डाउन पेमेंट कीजिए और बाकी का जो 80% है होम वैल्यू, वो मैं आपको होम लोन में दूंगा, ठीक है। तो 20 लाख में आप मान के चलिए कि 4 लाख रुपए आपको देना पड़ेगा एज अ डाउन पेमेंट, और बाकी का जो 16 लाख है वो लोन के तौर पे आपको मिलेगा बाय द बैंक, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, ये होम लोन जो आपको मिलता है वो सिबिल स्कोर के ऊपर कैसे डिपेंड करता है। मान लीजिए आपका जो सिबिल है वो बहुत ही अच्छा है, 750 से ऊपर है सिबिल स्कोर, ठीक है ना। तो ये एक्सीलेंट सिबिल स्कोर है, इसका मतलब क्या, जो आपको कभी भी लोन दिया जाता है वो आप बहुत अच्छी तरह से बैंक को लौटाते हैं, ठीक है ना, बहुत टाइमली आप उसका ईएमआई पे ऑफ करते हैं। तो सिबिल स्कोर अगर आपका बहुत अच्छा है तो बैंक आपको 10% डाउन पेमेंट के तौर पे 90% लोन भी सैंक्शन कर देता है कभी कभी, ठीक है ना। 10 to 15% होम लोन का डाउन पेमेंट वो लेता है और बाकी का वो लोन सैंक्शन कर देता है आपको, ठीक है ना। और बहुत ही अच्छे इंटरेस्ट रेट में सैंक्शन करता है, यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट भी कम मिल जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद अगर आपका सिविल स्कोर 749 से 650 में है, मतलब इसके बीच में आपका सिविल स्कोर है, तो वो गुड कैटेगरी में आता है दोस्त। तो उसके लिए 20% आपको डाउन पेमेंट करना पड़ेगा, यानी अगर 20 लाख रुपए आपका होम वैल्यू है तो 4 लाख रुपए आपको डाउन पेमेंट करना पड़ेगा, और बाकी का 80% बैंक आपको लोन के तौर पे देंगे, ठीक है ना। फिर आपका सिबिल स्कोर अगर 649 से 550 के बीच में है दोस्तों, यानी कि फेयर कैटेगरी में आता है ये, तो बैंक का चाहेगा कि आप थोड़ा ज्यादा डाउन पेमेंट करें। ये इसका मतलब क्या है, आपको इसके पहले कभी भी अगर लोन आपने लिया है तो आपने कभी क्या किया है, थोड़ा सा
जो लोन देने में, जो लोन का जो टाइम होता है वो देने में थोड़ा सा डिले किया है, इसलिए आपका सिबिल स्कोर कम हो गया है। ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पे मान के चलिए कि 30% आपको डाउन पेमेंट करना पड़ेगा और 70% आपको मिलेगा एज अ लोन। यानी कि आपको 6 लाख रुपए, अगर 20 लाख आप होम का वैल्यू मान के चलते हैं तो 6 लाख रुपए आपको डाउन पेमेंट करना पड़ेगा और बाकी का आपको लोन मिलेगा। ठीक है ना। और सिबिल स्कोर अगर बहुत ही खराब है, मान लीजिए आपने क्रेडिट कार्ड में कुछ लिया है और आपका डिफॉल्ट हो गया कुछ, या आपने कभी एजुकेशनल लोन लिया था और फिर वो आप टाइमली नहीं लौटा पाए, या उसका जो ये अमाउंट है, इंटरेस्ट अमाउंट है, वो बहुत ज्यादा हो गया, तो आपका सिविल स्कोर बहुत ही लो हो जाता है दोस्तों। तो सिविल स्कोर अगर बहुत ही लो होता है, इसका मतलब आपको अगर किसी ने लोन दिया है तो आप वो टाइमली नहीं लौटा पा रहे, तो बैंक सोचता है कि नहीं, मुझे इतना ज्यादा लोन नहीं देना इस आदमी को या किसी को भी, और वो 40% डाउन पेमेंट तक डिमांड करता है और बाकी का 60% कभी कभी आपको लोन देता है, या हो सकता है आपका लोन कैंसिल भी हो जाए दोस्तों। ठीक है। तो आप अपने सिविल स्कोर को गुड रखने की कोशिश कीजिए। अगर कुछ भी आप लोन पे ले रहे हैं, मान लीजिए होम लोन लिया या कभी एजुकेशनल लोन लिया या आपने क्रेडिट कार्ड में कुछ लिया, तो आप मान के चलिए आपको टाइमली वो पे ऑफ करना है। ठीक है ना। आपको सिविल स्कोर अपना अच्छा बनाए रखना है। ठीक है। अच्छा, अब आपको सोचना है दोस्तों कि अगर आपका हाउस वैल्यू 20 लाख रुपए है, ठीक है ना, तो 20 लाख रुपए हाउस वैल्यू के लिए आपको इनिशियल क्या क्या अमाउंट आपको पहले एक्यूमुलेट करना है कि आप होम लोन लेके वो 20 लाख रुपए का एक घर परचेस कर सके। ठीक है। यहाँ पे मैंने 20 लाख एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया है। अगर आपका हाउस वैल्यू इससे ज्यादा है तो आप अपनी तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले तो डाउन पेमेंट क्या होता है, देखिए, आरबीआई के गाइडलाइन अनुसार हम जब लोन का अप्लाई करते हैं, हम कोई भी बैंक या कोई भी फाइनेंशियल कंपनी के पास, तो वो लोग हमें पूरा हाउस वैल्यू लोन के तौर पे नहीं देते। वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि 20%, अराउंड 20% हम लोग अपना पैसा उसमें डालें और उसके बाद हम लोग होम लोन के लिए अप्लाई करें, तो बाद में वो लोग क्या करेंगे, वो होम लोन सैंक्शन करेंगे। है ना। तो मान लीजिए आप जो, आपका सिविल स्कोर, आप पहले पहले लोन ले रहे हैं, ठीक है ना, अभी भी आपका सिविल उतना अच्छा डेवलप नहीं किया, तो मान लीजिए 30% तक आपको डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। प्लस अगर आपके पेरेंट्स कुछ कंट्रीब्यूट करें तो वो भी वैल्यू आप पकड़ सकते हैं। तो अच्छा होगा ना कि आपको जितना कम से कम लोन लेना पड़े अपने घर के लिए, उतना आप अपना पीस ऑफ माइंड से आप अपना लोन पे ऑफ कर सकते हैं। ठीक है। तो मैंने 20 लाख के लिए मैंने मान के चला, मैं मान लेती हूँ कि 6 लाख रुपए, क्योंकि 30% होता है 6 लाख रुपए, तो 6 लाख रुपए आपको डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। दूसरा है दोस्तों रजिस्ट्रेशन एंड लीगल कॉस्ट। रजिस्ट्रेशन एंड लीगल कॉस्ट क्या, देखिए, हमारे देश में, इंडिया में, कभी भी अगर हम लोग कोई घर परचेस करते हैं तो घर का हमें रजिस्ट्री करना पड़ता है। ठीक है ना। रजिस्ट्री करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक स्टैम्प ड्यूटी कॉस्ट पे करना पड़ता है, एक रजिस्ट्रेशन फी पे करना पड़ता है और उसके साथ मिसलेनियस चार्जेस पे करने पड़ते हैं। ठीक है ना। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है आप किस स्टेट से हो। आप अगर दिल्ली से हो, ठीक है ना, आप वेस्ट बंगाल से हो या आप केरला से हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है ये कॉस्ट। ठीक है। जनरली रजिस्टर जो स्टैम्प ड्यूटी कॉस्ट है वो 6 to 7% होता है। ठीक है ना। और कभी कभी क्या होता है, अगर एक फीमेल को ओनर हो और या आप ओनर ही एक फीमेल हो, ठीक है ना, या आप सीनियर सिटीजन हो, तो ये परसेंटेज, ये जो स्टैम्प ड्यूटी है, ये थोड़ा सा आपको इसमें थोड़ा सा रिबेट मिल जाता है। मान लीजिए कि अगर आप फीमेल हो तो आपको 7% नहीं, 7 - 2% यानी कि 5% स्टैम्प ड्यूटी देना पड़ेगा। ठीक है। तो वो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपके घर पे जो भी महिला है, जैसे कि आपकी वाइफ है या आपकी मदर है, तो आप उसके साथ कोनर करके यहाँ पे थोड़ा सा वैल्यू आप कम कर सकते हो। ठीक है ना।
उसके बाद रजिस्ट्रेशन फी जो 2% के अराउंड है, और उसके बाद मिसलेनियस चार्जेस जैसे कि मान लीजिए कि जो लॉयर है उसका चार्ज, फिर सर्चिंग के लिए आप अगर देंगे तो वो जो कॉस्ट है ना दोस्तों, वो जो पेपर जो आपको देखना पड़ेगा, अगर आप चाहेंगे तो मैं एक दूसरा वीडियो बना दूंगी आपके लिए। यहाँ पे अगर मैं उसको डिस्कस करना चाहूंगी तो वीडियो बहुत लॉन्ग होगा, ठीक है ना। तो वो मैं अराउंड मान के चलती हूँ कि 12%, तो 2.4 lakhs, ठीक है। अच्छा, अगर दो टाइप का हाउस होता है, एक तो होता है अंडर कंस्ट्रक्शन जो अभी तक बना नहीं है, और एक होता है रेडी टू मूव। अंडर कंस्ट्रक्शन मतलब जिसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट अभी तक नहीं है। कंप्लीशन सर्टिफिकेट मतलब, कंप्लीशन सर्टिफिकेट होता है कोई भी बिल्डर अगर कोई घर बना रहा है तो घर बनाने का एक टेंटेटिव उसको टाइम पीरियड दिया जाता है गवर्नमेंट के तरफ से, कि आप इतना टाइम तक कंप्लीट करें उसको, ठीक है ना। तो उसका मान लीजिए उस टाइम फ्रेम के अंदर अगर कंप्लीट होता है, अगर नहीं होता है तो वो थोड़ा सा टाइम अपना इंक्रीज करके जब उसका कंप्लीट होगा तो उसको गवर्नमेंट को डिक्लेयर करना पड़ेगा कि ये कंप्लीट हो गया है, और उसके बाद गवर्नमेंट सर्वे करके उसको एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट देगी, जिसको सीसी बोलते हैं हम लोग, ठीक है, सीसी सर्टिफिकेट। तो जिस प्रॉपर्टी का सीसी सर्टिफिकेट इशू हो चुका है उसमें आपको ये जीएसटी नहीं पे करना पड़ेगा, मतलब ये कॉस्ट आपका बच जाएगा। अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन में क्या होता है ना दोस्तों, आप अपने प्रेफर्ड फ्लैट या ऐसा कुछ ले सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए हर फ्लैट का जो लेआउट होता है वो आपको पसंद नहीं भी आ सकता है, पहले से बहुत सारा फ्लैट बुक हो जाता है, तो जो भी बचा रहता है उसमें से ही आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा अगर आप रेडी टू मूव लेंगे, ठीक है। अंडर कंस्ट्रक्शन में आपको ये चूज करने की फ्रीडम ज्यादा होती है, क्योंकि ज्यादातर फ्लैट बुक नहीं होते, ठीक है ना। तो 5% जीएसटी अगर आपको देना पड़े अंडर कंस्ट्रक्शन के लिए तो 1 लाख रुपीज आपको देना पड़ेगा, ठीक है ना, 20 lakhs के लिए। और अगर होम वैल्यू 20 लाख से ज्यादा हो तो आपका कॉस्ट ये उस टाइप से बढ़ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद एक चार्ज आता है दोस्तों, ये चार्ज जनरली हम लोग मतलब उतना ज्यादा बात नहीं करते, वह हम लोग को जानकारी नहीं है इसके बारे में। ये है ट्रांसफॉर्मर चार्ज, या जो इलेक्ट्रिसिटी आती है ना आपके घर पे, वहां उसका चार्ज, ठीक है ना। तो ये डिपेंड करता है बिल्डर के ऊपर, कोई बिल्डर ये लेते हैं, ठीक है, कोई बिल्डर नहीं लेते। और ये भी बिल्डर का ऊपर डिपेंड करता है कि कोई बिल्डर 10,000 मान लीजिए लिए, ठीक है ना, कोई बिल्डर 50,000 लिए, ये बिल्डर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके घर पे कितना मतलब ट्रांसफॉर्मर चार्ज कितना आपको वो फ्लैट के लिए पड़ेगा। तो ये मैं लमसम एक 30,000 मान के चलती हूँ दोस्तों, ठीक है। उसके बाद इनिशियल मेंटेनेंस या टोकन मनी, ठीक है ना, सोसाइटी के ऊपर ये डिपेंड करता है। मान लीजिए आप कहीं घर खरीद रहे हैं, ठीक है ना, तो जहाँ पे आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं वहां पे मान लीजिए कि बहुत सारी एमनिटीज है, ठीक है। तो वो एमनिटीज को मेंटेन करने के लिए आपको इनिशियल एक मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है ना। या कभी होता है कि कोई पास में कोई क्लब है या कुछ है, ठीक है, तो वो फिर कुछ वैल्यू डिमांड करते हैं, या जो बिल्डर है वो चाहते हैं कि कुछ मेंटेनेंस चार्ज मिले वो जो सोसाइटी है उसको मेंटेन करने के लिए। तो ये डिपेंड करता है दोस्तों, ये आपका हो भी सकता है ये कॉस्ट, ये नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो इन सब चीजों के पहले आप जब फ्लैट बुक करेंगे तो आपको फ्लैट अगर मतलब पसंद आएगा कि नहीं आएगा, ऐसा आप थोड़ा सा डिलेमा में है, तो आप एक काम कर सकते हैं, कोई भी जगह जाके आप एक टोकन अमाउंट एज अ बुकिंग अमाउंट दे पाएंगे, ठीक है ना। जब आप बुकिंग अमाउंट देंगे तो बिल्डर अपना सारा कागज जो है वो फ्लैट बनाने के लिए जो भी कागज वो जरूरत होता है, ठीक है ना, वो आपको देगा। वो आप अगर सर्चिंग में देंगे आपको समझ में आएगा जी ये फ्लैट का मतलब ये लैंड किस तरीके का है, ठीक है, ये फ्लैट किसके ये जो लैंड है इसका पहला जो लैंडलॉर्ड था वो कौन है, ठीक है ना, ये लैंड मतलब लीगल है या इलीगल लैंड में कंस्ट्रक्शन किया गया है। तो वो सारी चीजें मैं आपको अगर जरूरत है तो दूसरा एक वीडियो में डिस्कस कर दूंगी, ठीक है।
तो दोस्तों ये वीडियो आपको अगर पसंद आया, आपकी अगर थोड़ी सी भी मदद हुई इस वीडियो के बाद, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचाइए जिनको घर खरीदने की इच्छा है, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि वो घर खरीदे या नहीं खरीदे। ठीक है, तो ये वीडियो उनके लिए एक मदद हो जाएगी। ठीक है, तो आई विश यू कुड बाई योर होम सून दोस्तों। ठीक है, थैंक यू एंड बाय बाय।